जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में विद स्टैटिक फैक्ट। तो चलो अपनी इस जादुई क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है क्या? आप लोगों से पूछा कि विच ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट बिकेम द फर्स्ट टू रीच अ डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ। यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया कौन सा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से एक लाइट डे की दूरी तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना है। अच्छा, इसका नाम तो देखो है वॉयेजर 1। ठीक है, इसको नासा ने, इसके बारे में सारी डिटेल्स याद रखना। अभी बताती हूँ लाइट डे क्या है और कहाँ पहुंचा है, क्या बातें हैं, सब आपको पता लग जाएगा। इसको नासा ने लॉन्च किया था 1977 में। किस लिए लॉन्च किया था? सैटर्न यानी कि शनि और जुपिटर यानी बृहस्पति की स्टडी करने के लिए, जो दो प्लैनेट है इनकी स्टडी करने के लिए 1977 में लॉन्च किया। फिर क्या हुआ? 2012 में ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसने हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम को ही छोड़ दिया, लीव कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। ठीक है, ये ऐसा करने वाला 2012 में पहला ह्यूमन मेड, पहला कोई मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बना था, है ना, जो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर ही चला गया। अब हुआ क्या? अब जो नासा के साइंटिस्ट है उन्होंने कहा है कि भाई ये एक लाइट डे की दूरी पर पहुंच जाएगा। कब कब पहुंच जाएगा? 15 नवंबर 2026 में। ठीक है, अब ये बात पता कैसे चली और अभी ये स्पेसक्राफ्ट कहाँ है? अभी ये स्पेसक्राफ्ट हमसे यानी कि अर्थ से 15.7 मिलियन, सॉरी बिलियन माइल्स की दूरी पर है। इस बात का कैसे पता चला? इस बात का पता ऐसे चला कि भाई जब इसको कोई भी मैसेज भेजा जा रहा था तो इससे मैसेज भेजने में और इससे मैसेज प्राप्त करने में 23 घंटे 33 मिनट और 35 सेकंड का समय लग रहा था। इस आधार पर इसकी दूरी कैलकुलेट की गई। अब बात आती है कि जब ये नवंबर में 1 लाइट डे की दूरी पर पहुंच जाएगा तो तब 24 घंटे में इससे क्या हुआ करेगा? इससे मैसेज प्राप्त हुआ करेगा और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 16.1 बिलियन माइल्स। बीएम मतलब बिलियन माइल्स। बात सारी समझ में आई? बात सारी समझ में आई। एक बार फटाफट मैं सम अप करवाती हूँ। ये जो वॉयेजर है नासा ने लॉन्च किया था 1977 में सैटर्न और जुपिटर की स्टडी करने के लिए। लेकिन ये जो स्पेसक्राफ्ट है 2012 में इसने हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम को ही छोड़ दिया और छोड़कर बाहर निकल गया। ऐसा करने वाला ये मानव निर्मित पहला कोई ऑब्जेक्ट था। अब साइंटिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि भाई ये एक लाइट डे की दूरी पर पहुंच जाएगा अर्थ से। एक लाइट डे का मतलब ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। कैसे पता चलता है भाई कितना टाइम लग रहा है इस स्पेसक्राफ्ट से मैसेज प्राप्त करने में या भेजने में? उस आधार पर ये दूरी कैलकुलेट की जाती है। बात समझ आई? चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन। The proposed Islamic NATO alliance involving Pakistan and Saudi Arabia is expected to include which country? अच्छा, ये नाटो, इस्लामिक नाटो क्या है? आप लोगों को पता ही होगा नाटो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऐसा संगठन कि अगर इसमें से, इस संगठन में जितनी भी कंट्रीज है, अगर इस संगठन में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर किसी देश ने अटैक कर दिया तो सारे नाटो कंट्री एक साथ आएंगे और उससे लड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इस्लामिक नाटो भी बनाना चाहते हैं, जो इस्लाम मेजोरिटी, जहां पर जो इस्लाम धर्म है उसकी मेजोरिटी है, वो कंट्री चाहती है कि हम एक इस्लामिक नाटो भी बनाए। ये एक इनफॉर्मल टर्म है इस्लामिक नाटो, है ना, ये एक इनफॉर्मल टर्म है क्या? जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान है इनकी एक डिफेंस अलायंस है।
है ना, कि भाई अगर एक दूसरे पे कोई अटैक करता है तो हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। इनका एक डिफेंस अलाइन है, अलायंस है। तो ये चाहते हैं कि इसमें टर्की भी ऐड हो जाए, और ऐसे ही करते करते जो सारे इस्लामिक कंट्रीज है वो ऐड हो जाए और एक इस्लामिक नाटो बन जाए, है ना। अगर इनमें से किसी भी एक कंट्री पर कोई अटैक करता है तो ये सारी इस्लामिक कंट्री एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेंगी। समझ में आई बात? बात समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला आपसे पूछा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज शेड्यूल्ड टू फ्लैग ऑफ अ 34.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर इन विच नेशनल पार्क। हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री है, इन्होंने किस नेशनल पार्क में 34.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई है? यानी कि ये जो एलिवेटर कॉरिडोर है ये बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है भाई काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कहाँ है? आसाम में। इस कॉरिडोर का फायदा क्या होगा? इससे क्या होगा? जो वन्य जीव है उनका संरक्षण किया जाएगा, यानी कि पूरा एलिवेटेड होगा, तो जो वहां पे जानवर वगैरह रहते हैं वो ऐसे नहीं होगा कि रोड पे टकरा के मर गए, है ना। उनका संरक्षण होगा, उनको भी अपनी एक प्राइवेसी मिलेगी अलग से ही। रोड अगर निकल भी रही है तो उनका कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। चलो, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात आती है तो ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ये आप लोगों को पता ही होगा। वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में असम और मध्य प्रदेश ने अपना ये एक दूसरे को, जो इनके यहाँ पर वन्य जीव रहते हैं उनका लेन देन भी करेंगे, है ना। एक ये भी अग्रीमेंट किया है, याद है? कल परसों की क्लास में पढ़ाया था, याद है? चलो, याद होगा ही। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new vigilance commissioner in the central vigilance commission। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो विजिलेंस कमिश्नर है ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। अच्छा, ये इंडिया की जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये इंडिया की टॉप अथॉरिटी है जो करप्शन के लिए काम करती है ना, जो भ्रष्टाचार को पकड़ती है, उसके लिए ये टॉप अथॉरिटी है भारत की। इसके कमिश्नर कौन बने हैं? परवीन वशिष्ठ। तो इनका नाम याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? ये बात भी लिख लेना, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी क्या होती है? अपॉइंटमेंट बोले तो नियुक्ति। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, आपसे पूछ रहा है कि समक्का सल्लम्मा जात्रा जो उत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना में मेदराम, मेदराम एक जगह है, वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसीलिए ये जो फेस्टिवल है ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या जाना जाता है? मेदराम जात्रा भी इसको कहा जाता है। मेदराम जात्रा भी इसको कहा जाता है, जात्रा। ठीक है। अरे रे, क्या हो रहा है? ठीक है। इसके अलावा ये बात याद रखना कि कौन सी ट्राइब है जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, तो ये है कोया ट्राइब। कोया ट्राइब है जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। बात समझ में आई? चलो, अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी लिख लेना फटाफट से कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। एशिया का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ट्राइबल बोले तो जनजातीय फेस्टिवल है। ठीक है, ये बात भी आप याद रख लेना। हो सकता है आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार कौन सा है। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। होगा क्या? यहाँ पे जो अमोनिया का प्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी के साथ होगा। यहाँ पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ग्रीन अमोनिया। इसके लिए प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश में। फिर बात आती है हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं सलेम बिन ब्रिक के इस्तीफे के बाद? तो ये भी याद रख लेना कि जो सलेम थे ये पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद यहाँ पर साया मोहसिन जिंदानी बन गए हैं नए प्रधानमंत्री। कहा? यमन में। साना यमन की क्या है? राजधानी है। ये बात भी नोट डाउन कर लो। जितनी बातें मैं बता रही हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आज
क्लास हमारी वही 10 से 12 मिनट की रहेगी, लेकिन कंटेंट बहुत सारा ज़्यादा है, तो इसीलिए बस पढ़ने पे ध्यान दो। इसलिए मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जो कंटेंट लिखवा रही हूँ, वो सब लिखते जाओ, है ना? भले ही थोड़ी 1-2 मिनट क्लास ऊपर-नीचे हो जाए, भले ही मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा लूँ, लेकिन कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। समझ गए? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो स्थापना कब हुई थी लोकपाल की? ये लोकपाल की स्थापना हुई थी लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो आया था 2013 में, उसके तहत 16 जनवरी, 14 नहीं 16 जनवरी 2014 में स्थापना हुई थी लोकपाल की। ये भी, लोकपाल का भी क्या काम होता है? जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, जो मिनिस्टर्स हो गए, इसके अलावा जो एमपी हो गए, इनके ऊपर अगर कोई भी घोटाले का केस चल रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना लोकपाल का काम होता है। फिर बात आती है, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड करण फ्राइजर और वृंदावनी टू न्यू ब्रीड्स ऑफ, ये दो नई ब्रीड्स का रजिस्ट्रेशन किया है भारत ने। ये किसकी ब्रीड है आपसे पूछ रहा है? गाय की ब्रीड है ना? मिल्क का जो दूध का प्रोडक्शन है, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये दो नई ब्रीड रजिस्टर की गई है। ठीक है, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच अमेरिकन साइंटिस्ट रिसीव्ड द टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंट अचीवमेंट फॉर हर रिसर्च ऑन माइक्रो माइक्रोइजल फंगी। तो ये इस फंगई की रिसर्च के लिए किसको ये एनवायरमेंट प्राइज मिला है? इनका आप नाम याद रख लेना, टोबी कियार्स को। ठीक है, इन्होंने फंगी की ऊपर रिसर्च की है, जो कि क्या होती है, प्लांट के आसपास फंगी होती है, उनके न्यूट्रिशन के लिए, वाटर वगैरह को एब्जॉर्व कराने के लिए होती है ये प्लांट्स वगैरह में। ठीक है, चलो बाकी प्राइज किसको मिला ये आप नाम याद रख लेना। कई बार ऐसे अजीबो गरीब से प्राइज आपसे पूछ लेता है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर।